Assalamu alaikum, dear students. I am Waqar and welcome to our channel Stars of Economics. स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के दरमियान जो है उनका फंक्शन रिलेशनशिप क्या होता है। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट फोर वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने उसको डिटेल के साथ देखा था कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अब अपने फिफ्थ जो फर्स्ट फोर हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे। जो हमारे पास फिफ्थ फंक्शन रिलेशनशिप है वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारे पास फोर्थ फंक्शन रिलेशनशिप था वो था इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आपके पास है इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रिलेशनशिप है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तो आपकी इनकम पे डिपेंड कर रहा है, और इसके अलावा भी कोई वेरिएबल है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी उस पर डिपेंड करे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका फंक्शन है, जो अदर जो फंक्शन है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आई से भी डिनोट करते हैं या मोस्टली लोग जो है वो आर से भी डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे पास कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक तो इनकम का फंक्शन होती है और दूसरा रेट ऑफ जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रही होती है। आई जो है वो ऑब्जर्वेशन है इन्वेस्टमेंट का, आई जो है वो ऑब्जर्वेशन है आपका इन्वेस्टमेंट का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपका बिलफर्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज कर जाती है। एंड इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको कम मिलता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है, इसको मैं बताऊं कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है या कोई बैंक्स या कोई भी इदारा या सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, कमर्शियल बैंक जो है वो इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, लोगों को कर्जे महंगे मिलेंगे, लोग क्या करेंगे, वो कर्जे कम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो लोग कर्जे कम लेंगे, कर्जे कम लेने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी। इसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, हमने ये भी पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनका फंक्शन किसका इन्वेस्टमेंट पे है। जो थर्ड हमने पढ़ा था उसमें यही था कि जो आपकी इनकम है वो इन्वेस्टमेंट पे जो है वो रिलेशनशिप है उसके साथ। जब आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो आपकी इनकम भी डिक्रीज होगी। इसी तरीके से जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है इकॉनमी के अंदर, तो लोग जो है वो जो लोन्स लेते हैं कमर्शियल बैंक से या कमर्शियल बैंक लेती हैं सेंट्रल बैंक से, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो लोग जो है वो लोन्स ज़्यादा लेंगे। जब लोन्स ज़्यादा लेंगे तो आपकी इन्वेस्ट ज़्यादा होगी, इससे जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। थर्ड हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किसका डिपेंड करती है, इनकम पे। और इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पे। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, यानी इनकम इंक्रीज होगी। तो इसके दरमियान हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। फ्रेंड्स इसमें समझ आइए कि आपने हमने जब नेक्स्ट पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एंड इनकम का फंक्शन, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप था। अब जो इन्वेस्टमेंट आपका उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप उसका फंक्शन देखते हैं तो वो आपका नेगेटिव रिलेशनशिप को जो है वो शो कर रही होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो आई जो है वो आई नॉट पे डिपेंड कर रही होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो वी आई होता है, वी आई से डिनोट करता है। इसमें यही होता है कि जो आपका ये फंक्शन ये इन्वेस्टमेंट हो गया और ये जो है आपका ऑटोनोमस फंक्शन हो गया, ये आपका जो है वी आई जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो गई। ये आपको समझ आ गया होगा कि इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्शन फंक्शन, यानी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, या इसका रिलेशनशिप क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लें, द टेक्निक का रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान जो है वो
टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करता है। तो इसमें जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो ये है कि वाई जो है फंक्शन है एल का, यानी लेबर का फंक्शन है। यहाँ पे कैपिटल भी होता है। कैपिटल जो है हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर कैपिटल जो है वो फिक्स होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वाई जो है किस पे डिपेंड कर रहा होता है, लेबर पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी वाई मीन प्रोडक्शन, एल मीन लेबर। तो इसका भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी लेबर इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एल लेबर है, तो उसकी चेंज से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता होता है। तो आपकी जब लेबर इंक्रीज होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगी। इसी तरीके से आपकी लेबर डिक्रीज होगी तो आपकी आउटपुट यानी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन है। यानी जो लेबर के साथ आउटपुट की वजह से, जो लेबर की वजह से चेंज आती है आउटपुट में, वो पॉजिटिव चेंज आती है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। तो इसके अंदर जब हम लोग इसका क्या है कि जो फर्दर एक टर्म्स आती हैं कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एल, यानी लेबर के चेंज होने से आपकी इनकम में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, चेंज डेरिवेटिव ऑफ वाई डी एल, यानी लेबर की वजह से जो आउटपुट में या प्रोडक्शन में चेंज आती है वो उसका क्या होता है, जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव जब लेते हैं तो उस वक्त भी आपका जो, तो इसका जो ये था हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन किसका फंक्शन होता है और उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है डिमांड फॉर लेबर। बेसिक भी पता होनी चाहिए कि ये डिमांड फॉर लेबर किसका फंक्शन होता है, ये इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसका जो है इसको डिनोटेड करते हैं डी एल से। डी एल यानी डिमांड फॉर लेबर। ये जो फंक्शन होता है ना आपका, यानी डिमांड फॉर डी एल जो होता है वो फंक्शन होता है रियल वेजेस का, डब्ल्यू ओवर पी। रियल और नॉमिनल वेजेस भी इसमें दो टर्म होती हैं कि आपकी रियल वेजेस क्या होती हैं और नॉमिनल वेजेस क्या होती हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होती हैं। तो ये हमारे पास किसका फंक्शन है, रियल वेजेस का। यहाँ पे डी एल जो है वो डिमांड फॉर लेबर है, फॉर लेबर। और हमारे पास डब्ल्यू ओवर पी जो है वो हमारे पास है रियल वेजेस। तो हमारे पास रियल वेजेस चेंज होने से आपका डीएल पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपकी रियल वेजेस जो हैं डब्ल्यू ओवर पी जो है वो इंक्रीज होंगी तो आपकी डी एल डिमांड फॉर लेबर जो है वो डिक्रीज होगी। इसलिए जब आपकी डब्ल्यू ओवर पी जो है डिक्रीज होगी, आपकी डी एल इंक्रीज होगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये जो हमारे पास हमने पढ़ा था ना, ये एक लेबर मार्केट पे डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली लेबर मार्केट है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी रियल वेजेस इंक्रीज होती हैं, यानी मैक्सिमम पहले 100 लोग थे तो वो 500 के हिसाब से पर फी इंडिविजुअल जो है वो 500 रुपीज़ लेता था। तो आपकी जो है, ये एक ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होती है तो आप लोग जो वेजेस होती हैं, वेज यूनिटी होती है, तो वो एक स्ट्राइक करती है कि हमारे पास जो है वो हमारी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए। तो वो आपकी रियल वेजेस जो है वो इंक्रीज़ जब करते हैं, आपकी रियल वेजेस बढ़ाते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपकी जो लेबर यूनियन है वो भी कहती है कि आपको आउटपुट में इजाफा हो रहा है, आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है, लिहाजा आप हमारी वेजेस को बढ़ाएं। जब फार्म वेजेस को इंक्रीज़ करती है तो वो आपकी डिमांड फॉर लेबर को कम कर देती है। वो किस तरीके से करती है कि बिल फर्ज कि यही लोग जो है वो इतने प्रोड्यूस कर रहे थे, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लेबर की क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं, यानी 90 कर देते हैं, यहाँ से 600 कर देते हैं। ठीक है, कि वही लोग जो 10% जो लोग यानी 10 लोग उन्होंने निकाले थे, वही लोग जो 90 बच्चे हैं वो उनको एक्स्ट्रा पे करके, यानी उनकी वेजेस बढ़ा के
उनसे क्या करते हैं, काम लेते हैं। तो इस वजह से जो आपकी फर्म्स होती हैं वो यही करती हैं कि जब आपकी वेज को बढ़ाती हैं तो आपकी डिमांड फॉर लेबर को कम कर देती हैं, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जब आपकी वेजेस बढ़ती हैं तो लोग डिमांड करते हैं कि यार यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी पे मिल रही है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, हम लोग काम करें इसी फैक्ट्री के अंदर या इसी फर्म के अंदर। तो फर्म क्या करती है कि वही चीज़ क्या करती है, जब आपकी वो आपकी वेजेस को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है, डिमांड फॉर लेबर है, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से ये भी वैसा है कि जब आपकी डब्ल्यू और पी जो है वो कम है तो इस वजह से वो आपकी डिमांड फॉर लेबर को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि डब्ल्यू और पी कम है तो लोग जो है वो मिसाल के तौर पर उनको अच्छी वेज नहीं मिल रही होती, वो आपकी फार्म को छोड़ देते हैं। जब आप फार्म छोड़ते हैं तो वो जो मार्केट है उसको लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आपकी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ कर देती है कि हमें जो है और डिमांड फॉर लेबर की ज़रूरत है। तो इस वजह से आपको स्टूडेंट्स ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसका भी जो ग्राफ है वो इसी तरीके से होता है कि डाउनवर्ड होता है डिमांड फॉर लेबर, यहाँ पे डी एल डब्ल्यू ओवर पी रियल वेजेस, तो ये आपका एक डी एल है। ठीक है, तो बिल फार्ज अगर आपकी यहाँ पे इक्विलिब्रियम था कि डब्ल्यू ओवर पी था स्टेरिक, तो डी एल स्टेरिक था। तो जैसे ही आपकी डब्ल्यू ओवर पी इंक्रीज हुई बिल फार्ज, तो यहाँ पे इतनी हुई पी 1 हुई, तो आपकी ये देखें कि फार्म ने डिमांड फॉर लेबर को डिक्रीज कर दिया। इसी तरीके से अगर आपकी डब्ल्यू ओवर पी कम होती है बिलफाज इतनी, यानी डब्ल्यू ओवर पी 2 होता है, तो ये देखें आपकी इंक्रीज होने से डिमांड फॉर लेबर जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये इस वजह से एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। इसके बाद इसमें दो टर्म्स और इस्तेमाल होती हैं कि रियल वेजेस क्या होती हैं और नॉमिनल वेजेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, रियल वेजेस ये होती हैं द अमाउंट ऑफ पे a person can expect to receive after factoring in the current inflation rate, यानी आपकी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है कि महंगाई की वजह से चीज़ें महंगी हैं, उन चीज़ों को कट करके आपकी जो वेज बढ़ती है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हमने प्राइस को डिवाइड किया था। ठीक है, तो वो जब वो जो होती हैं वो आपकी रियल वेजेस होती हैं। तो जब आपकी नॉमिनल वेजेस क्या होती हैं, जो ओवरऑल आपको पे मिलती है, उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं होती। यानी इसमें आपको बताऊँ कि वेजेस मेजर्ड इन मनी एंड डायरेक्ट फ्रॉम एक्चुअल परचेजिंग पावर, जो आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर है, यानी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ा, पहले आप यानी 100 रुपीज़ की कंजप्शन कंज्यूम कर रहे थे जो आपकी एक्चुअल थी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी। ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ने से यानी 50 है ना, तो अगर ये पहले आप 50 के हिसाब से आप ये कंज्यूम कर रहे थे, आपकी जब आप इन्फ्लेशन बढ़ने से यही चीज़ 100 की हुई है बिल फार, तो आपकी 1 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से ये 70 भी होता है तो 1 पॉइंट समथिंग ही आ जाएगा ना। तो ये है आपका एक प्रोसीजर कि आपकी नॉमिनल और रियल वेजेस क्या होती हैं। रियल वेजेस वो होते हैं जब आपकी प्राइस वगैरह काउंट की जाती हैं, तो उसमें आपका जो फ़र्क आता है इन्फ्लेशन की वजह से वो आपकी रियल वेजेस होती हैं, और दूसरा जो आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर होती है वो आपकी नॉमिनल वेजेस होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई पिछला जो था हमारे पास फंक्शन था वो था डिमांड फॉर लेबर, वो आपकी जो है लेबर मार्केट पे डिपेंड कर रहा था, वो एक्चुअली थी भी लेबर मार्केट यानी एक फार्म की। तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर भी जो है वो आपका जो फंक्शन होता है, यानी इसको डिनोट करते हैं एस एल से। तो ये जो आपका एस एल है, सप्लाई ऑफ लेबर है, ये भी फंक्शन है आपका डब्ल्यू ओवर पी का। ठीक है, लेकिन डिमांड फॉर लेबर हम एक चीज़ देखेंगे, जो आपका डिमांड फॉर लेबर था वो फंक्शन ऑफ था रियल वेजेस का, लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप था। यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। वो कैसे, यानी अब मैं आपको बताता हूँ, डब्ल्यू ओवर पी जो है वो इंक्रीज़ किए, आपकी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर डब्ल्यू ओवर पी जो है वो डिक्रीज़ होती है तो आपका एस एल डिक्रीज़ हो जाएगा। किस तरीके से, जब मार्केट के अंदर वेरियल वेजेस बढ़ती हैं, वहाँ पे मैंने बताया था एक फर्म का रोल, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक इंडिविजुअल यानी सप्लाई ऑफ लेबर का रोल। सप्लाई का रोल क्या होता है, जैसे मनी वेजेस सॉरी रियल वेजेस बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं, वो अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं कि यहाँ पे जो है वो इतनी यानी
यहाँ पे अच्छी वेजेस मिल रही हैं, हम लोग यहाँ पे वर्क करें तो हमें अच्छा खासा जो है वो वेजेस मिलेंगी। इसी तरीके से जब आपकी वेजेस इंक्रीज़ होती हैं तो आप अपनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी वेजेस अगर किसी फर्म के अंदर कम है तो आप अपनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसी क्योंकि डिमांड जो होता है वो उसी बंदे को रिक्वायर्ड होती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसकी डिमांड करूँगा। इसी तरीके से फिर उसका डिसीजन भी मेरे ऊपर होगा कि मैंने किस चीज़ से डिमांड करनी है, उसके फैक्टर क्या हैं कि मैंने डिमांड कम करनी है या ज़्यादा करनी है, वो मेरे ऊपर डिपेंड होगा। सप्लाई ऑफ लेबर ये है कि वो दूसरे पे डिपेंड होगा कि जिसने प्रोवाइड करनी है। इसी वजह से यही है कि जब आपकी किसी फर्म के अंदर रियल वेज बढ़ती हैं तो आपकी सप्लाई जो है लोग इंक्रीज़ कर देते हैं और जब आपकी डिक्रीज़ होती है रियल वेजेस तो आप सप्लाई वहाँ पे डिक्रीज़ कर देते हैं। इसके दरमियान हमने क्या देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं तो ये एस एल और डब्ल्यू और पी यानी रियल वेजेस, तो ये इसका ग्राफ है। यानी बिलफर्ज ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट टी एस एल, यहाँ पे डब्ल्यू और पी स्टार है यानी ये इक्विलिब्रियम था। बिलफर्ज आपकी जो है रियल वेजेस इंक्रीज होती हैं तो आप लोग क्या करते हैं अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, यानी इतनी रियल वेजेस बढ़ी आपने इतनी एस एल वन जो है वो इंक्रीज कर दी। इसी तरीके से अगर आपकी डिक्रीज होती हैं तो आपने क्या किया, रियल वेजेस डिक्रीज हुई, डब्ल्यू और पी टू हुई, तो आपने क्या किया एस ओवर टू सप्लाई ऑफ लेबर कर दी, यानी आपने वेजेस बढ़ने से आपने सप्लाई इंक्रीज कर दी। अगर आपने अगर वेजेस डिक्रीज तो आपने अपनी सप्लाई डिक्रीज कर दी। ये स्टूडेंट्स उसमें डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ सॉरी डिमांड फॉर नहीं, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर के दरमियान रिलेशनशिप देखा। ये भी आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इन दो क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल है तो अगर फिर भी इसमें कोई इश्यूज होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो ये हमारे पास बेसिकली जब हमने पिछला जो पढ़ा था वो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, वो था लेबर मार्केट के हवाले से। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ये है हमारे पास मनी मार्केट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जो बेसिकली मैं आपको जो इसकी डेफिनेशन बताऊं डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे डिफरेंस में इसलिए लिखा है ताकि ये दोनों एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं, लोगों को समझ नहीं आते हैं अक्सर, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उसको डिफरेंस के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो डिमांड फॉर मनी है, ये डिज़ायर होल्डिंग ऑफ फिनेंशियल एसेट इन कैश फॉर्म, यानी जो हमारे पास फिनेंशियल एसेट्स हैं वो हम डिज़ायर करते हैं कि ये हमारे पास कैश फॉर्म में हो। उसके बाद जो इसको डिमांड फॉर मनी को तीन तरीके मोटिव्स के ज़रिए बयान किया था कीन्स ने। वो कौन से मोटिव थे, फर्स्ट था आपके पास ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, सेकंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, थर्ड जो था वो आपके पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो जो हमारे पास फर्स्ट टू मोटिव हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, वो जो डिपेंड करते हैं वो इनकम पे डिपेंड करते हैं। जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग डिमांड फॉर मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो देखते हैं, और सप्लाई ऑफ मनी जो है ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फंक्शन है तो ये किस तरीके से फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो मनी डिमांड है ये भी फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और मनी सप्लाई भी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से मनी डिमांड कैसे डिक्रीज होती है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने से मनी डिमांड कैसे इंक्रीज होती है, या इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से मनी सप्लाई जो है वो आपकी कम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो ये तो मैंने मनी सप्लाई आपको बताई है कि आपके पास जो टोटल करेंसी होती है आपको किसी भी पब्लिक के पास या उसके पास सेंट्रल बैंक के पास, वो आपकी जो है वो मनी सप्लाई होती है, यानी सर्कुलेशन इन मनी जो कहते हैं हम लोग, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज़ होने से मनी डिमांड कम क्यों होती है, ये इसलिए होती है स्टूडेंट्स, जो हमारा पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो फंक्शन था रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जबकि हमने मनी डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी है कि फिनेंशियल एसेट्स को डिज़ायर करते हैं हम कैश फॉर्म में, यानी हमारे पास कैश फॉर्म है मनी डिमांड। तो सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि जो लोगों के पास पैसा है वो किसी तरीके से मेरे पास आ जाए, तब मैं उसको इन्वेस्ट करूँ और प्रॉफिट अर्न करूँ। तो वो एक किस्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ा देता है।
तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है, वो लोग ज़्यादा कर देते हैं कि जो पैसे रखे हुए होते हैं स्पेकुलेटिव के लिए, कि हम लोग जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कि बॉन्ड्स बॉन्ड्स की सूरत में ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो लोग जो है वो बॉन्ड्स की सूरत में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हुआ, आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी। इस वजह से आपकी आपके पास जो मनी डिमांड की थी कैश फॉर्म में, वो कम होगी। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक कम देगा तो आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, मनी सप्लाई डिक्रीज करनी हो, इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है यानी इन्फ्लेशन है, तो उस वक्त मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है, ताकि लोग जो हैं वो लोन कम लें और इन्वेस्ट कम करें। जब इन्वेस्ट कम करेंगे तो मार्केट के अंदर तो मनी की सर्कुलेशन कम हो जाएगी, इस वजह से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज़ कर देता है। जब डिक्रीज़ करता है, लोग जो है वो लोन ज़्यादा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट की तरफ रिकवरी की तरफ स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त जब आपने सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है। इसके दरमियान भी नेगेटिव फंक्शन होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसी तरीके से ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ कि ये क्या किस तरीके से होता है। तो जब हम इसकी मनी मार्केट के डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक्स एक्सिस पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई होता है। क्लासिकल्स के मुताबिक जो है मनी सप्लाई फिक्स होती है मनी मार्केट के अंदर, ये जहाँ पे एम डी नॉट जो है इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो जब आपकी मनी डिमांड इंक्रीज करती है तो आप जो कर्व है वो लेफ्ट पार्ट सॉरी राइट पार्ट शिफ्ट होता है, तो मनी डिमांड जो है एम डी नॉट से एम डी वन शिफ्ट हुई। जब मनी डिमांड इंक्रीज हुई, ये देखें यहाँ पे इंक्रीज हुई थी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। इसी वजह से जब आपकी मनी डिमांड इंक्रीज करती है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा है, जब आपकी मनी डिमांड डिक्रीज होगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी देखें तो मनी डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ई नॉट पॉइंट पे कर रही है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब आपकी मनी डिमांड इंक्रीज हुई है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट से आर वन हो गया है, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ और आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। इसी तरीके से आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज हुई तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। ये है एक रिलेशनशिप जिसके अंदर वहाँ पे दिखाया गया है मनी डिमांड और मनी सप्लाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको इजी वे से रिस्पॉन्स दिया जाएगा और इससे भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।